आजकल भारत की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। आम आदमी पार्टी के माध्यम से राजनीति के एक नए समीकरण के रूप में उभरने के कारण कई राजकीय बदलाव नजर आते हैं। खास करके दिल्ली विधानसभा के चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीतकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े पार्टियों का सुफड़ा साफ किया, और इतना ही नहीं तो किसी और पार्टी की सरकार न बनने के कारण अपनी सरकार बनाकर भारतीय राजनीति को स्वच्छ और सफाई करने के उनके आंदोलन को एक नया आयाम दिया है। इस सच्चाई को कोई नकार भी नहीं सकता। लेकिन आम आदमी पार्टी के राजनीतिक सफलता के बाद भारतीय राजनीति में कई नए सवाल भी उभर कर आए हैं। खास करके हमें यह समझना होगा कि पूरी विश्व में बैड गवर्नेंस और इकोनॉमिक करप्शन के खिलाफ वेस्टर्न कंट्रीज़ में, दूसरे देशों में पिछले 4-5 साल से समय समय पर कई उठाव, कई विद्रोह, कई गवर्नमेंट का विरोध होता हुआ नजर आया है। इसका कारण है कि वैश्विक बदलती हुई अर्थव्यवस्था में जो सोशली इकोनॉमिकली ऑपरेस एलिमेंट है, उनके साथ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम में, नई बदलती अर्थव्यवस्था में, जागतिक अर्थव्यवस्था में एक बराबरी का न्याय न होने के कारण इकोनॉमिक सिस्टम के शिकार लोग उसके खिलाफ समय समय पर आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें अगर करप्शन रहे और बैड गवर्नेंस रहे तो ये मुद्दा और भी बड़ा बन जाता है। और इसीलिए भारत में पिछले 91 से लेकर जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का स्वीकार हुआ, नई अर्थव्यवस्था का स्वीकार हुआ, तब से एक इकोनॉमिक सिस्टम को इतना बढ़ावा मिला है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इतना बढ़ावा मिला है कि इसके कारण अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमिक ग्रोथ के नए नए समीकरण उभरे, और इसके साथ देश में बड़े पैमाने पर होता हुआ भ्रष्टाचार भी सामने आता गया। इसकी मिसाल के तौर पर हमारे पास कई इकोनॉमिक स्कैम हैं, चाहे कोलगेट स्कैम हो, चाहे कॉमनवेल्थ स्कैम हो, या आम आदमी के साथ जुड़ा हुआ छोटा मोटा करप्शन से लेकर मिनिस्टर लेवल के करप्शन के कई मामले हो, चाहे महाराष्ट्र के हो, चाहे भारत के हो। और इसलिए इस सच्चाई को कोई ठुकरा ही नहीं सकता कि बैड गवर्नेंस और करप्शन, इसका शिकार इस देश का हर कोई आदमी है जिसके साथ इस व्यवस्था में भेदभाव होता है, अन्याय होता है, उसके साथ न्याय नहीं होता है। और इसलिए यही नहीं कि निचले स्तर का आदमी परेशान है तो मिडिल लेवल का भी आदमी परेशान है, ऊपरी लेवल का भी आदमी परेशान है। पिछले 1-2 साल से इंडिया में भी करप्शन के खिलाफ कभी अन्ना के माध्यम से, कभी और किसी के माध्यम से समय समय पर आंदोलन होते गए, और भारत के लोगों के जो मन में बैड गवर्नेंस और करप्शन के खिलाफ जो बड़ी एक भारी भरकम शक्ति बनी बैठी थी, उसको रिलीज होने का मौका मिला, और इसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिला है। इस बात को भी कोई नकारा नहीं जा सकता। अब सवाल ये है कि क्या करप्शन सिर्फ इकोनॉमिक लेवल का ही होता है? वेस्टर्न कंट्री में जहाँ इकोनॉमिक्स डोमिनेट्स द पॉलिटिक्स, ये बात सही है कि वहाँ इकोनॉमिक करप्शन सबसे बड़ा करप्शन है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ के तुलना में इंडिया की करप्शन की समय सीमा या सीमा कोई है? अगर इंडिया की करप्शन की हम बात करें तो जो आम आदमी पार्टी समझती है उतना सीधा साधा करप्शन सरल नहीं है, उतना ही मर्यादित रूप से नहीं है। इंडिया का करप्शन इससे सबसे बड़े लेवल का है। खास करके सामाजिक स्तर का जो करप्शन है, इसको भारत के लोगों को अभी भी समझने में देर लगती है। कल्चरल लेवल का जो करप्शन है, इंटेलेक्चुअल फील्ड में जो लेवल का करप्शन है, और इतना ही नहीं तो स्पिरिचुअलिटी के लेवल में भी करप्शन में इतना बड़ा उसका इंरोड बनाया है। इसीलिए तो कई बड़े लोग भी स्पिरिचुअलिटी गुरु बनकर इंडिया में घूमते फिरते हैं। आसाराम उसका सबसे बड़ा आजकल का उदाहरण देश के सामने है। अब आम आदमी ये सारे करप्शन को टच नहीं करती है। आम आदमी पार्टी सिर्फ इकोनॉमिक करप्शन को, जो कन्वीनियंट है, और बाकी करप्शन इनकन्वीनियंट है,
क्योंकि बाकी करप्शन को हाथ लगाया तो खाप जैसी संस्था हरियाणा में है, उसको हाथ लगाना होगा। इंडिया में विमेन जेंडर इनजस्टिस का मामला है, जिसको हम खाप पंचायत के माध्यम से कहे या पैट्रियार्की के माध्यम से कहे, भेदभाव के माध्यम से कहे, उसको हाथ लगाना होगा। जातीय अस्पृश्यता भेदाभेद का मामलों को हाथ लगाना होगा। तो कई ऐसे मामले हैं इस देश से सामाजिक सांस्कृतिक विरासत ढांचे के साथ जुड़े हैं, जो बड़े रूप से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त है, चाहे मंदिरों का पैसा का मामला हो या मंदिरों का व्यवस्थापन का मामला हो। लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार की एक परिभाषा है, वो आम आदमी पार्टी के संघर्ष में नहीं आती। आम आदमी पार्टी के संघर्ष में भ्रष्टाचार की भाषा क्या है? और 3 जनवरी को जब दिल्ली विधानसभा में विश्वास प्राप्त करते वक्त आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरुण केजरीवाल ने ये भ्रष्टाचार की व्याख्या का डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी और भ्रष्टाचार उसमें क्या है। तो उन्होंने कहा कि आम आदमी वो है जो भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, पीड़ित है, या वो आदमी है जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था चाहता है, समाज व्यवस्था नहीं, गवर्नेंस चाहता है, सोशो इकोनॉमिक सिस्टम नहीं, तो एक राजनीतिक व्यवस्था है, वो करप्शन फ्री चाहता है, वही आदमी आम आदमी है। अगर इस डेफिनेशन को अगर हम स्वीकार कर ले तो इस बात को भी सच्चाई से देखना पड़ेगा कि जाति से ग्रस्त लोग, वो भी करप्शन, कास्ट करप्शन के शिकार लोग, वो फिर आम आदमी के परिभाषा के बाहर आ जाते। अस्पृश्यता के शिकार हुए लोग वो उससे बाहर आ जाते। कल्चरल लेवल के जो एक्सप्लॉयटेशन और करप्शन है उससे बाहर आ जाते। और इसलिए सिर्फ इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ करप्शन लेकर आम आदमी पार्टी का जो संघर्ष है वो एक मर्यादित रूप से, उसकी ब्रॉड भाषा नहीं, उसकी एक परिभाषा जो होनी चाहिए वो नहीं थी। लेकिन अगर हम केजरीवाल के ही आम आदमी की भाषा डेफिनेशन स्वीकार करें तो सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका संस्था, फोर्ड फाउंडेशन जैसे विदेशी संस्थाओं से लाखों की डॉलर की रुपए या फंड लेने वाले, चाहे केजरीवाल हो चाहे सिसोदिया हो, ये लोग कैसे आम आदमी बन जाते हैं? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आम आदमी तो कोई यूएस डॉलर में इतने कलेक्शन नहीं ले सकता ना, और इसलिए आम आदमी की परिभाषा भी आम आदमी पार्टी के अपने जो डिस्कोर्स है उसमें भी एक मर्यादित रूप से प्रेजेंट करती है। अब इसके आगे अगर हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक सफलता तो हासिल किए, दिल्ली में विराजमान हुए। चुनाव के दरमियान तो केजरीवाल कहते थे कि जैसे अगर हम शासन में आते हैं तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 15 साल के करप्शन मामलों के लिए जेल में भेजेंगे। अब वो भूल चुके हैं। हम शासन में आएंगे तो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए सारा पैसा भारत सरकार का इधर उधर गया था, ऐसे अनेकों दिल्ली में स्कैम हुए, वो स्कैम की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आज वो सब कुछ भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि कांग्रेस के समर्थन से उनकी सरकार दिल्ली में चल रही है और इसलिए उनके सामने ये पॉलिटिकल कंपल्शन है और इसलिए वो आज बात नहीं कर सकते। तो कंपल्सिव पॉलिटिक्स के अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी उसके भी शिकार है। तीसरी एक बात जो हमारे सामने नजर आती है वो सबसे बड़ी है, और वो है कि पुराने चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव और अरविंद केजरीवाल का एक साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को चलाना, ये भी सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, उनके समझ के बाहर की बात है। क्योंकि इसलिए बाहर की बात है कि योगेंद्र यादव पुराने मंडल समर्थक रह चुके हैं। वो दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़े लोगों के अफर्मेटिव एक्शन के हिमायती रह चुके हैं, आज भी है, समर्थन करने वाले हैं, आरक्षण के एक ठाम समर्थक है। और अरविंद केजरीवाल दूसरी बाजू में वो आरक्षण नीति के साफ साफ विरोधक है। 2008 में इन्होंने साफ साफ यूथ फॉर इक्वालिटी के माध्यम से ओबीसी रिजर्वेशन का खिलाफ इन्होंने काम किए थे, मीटिंगें ली थी, यूथ को ऑर्गेनाइज करने का काम किया था। तो आज एक तो केजरीवाल में बदलाव है या योगेंद्र यादव में बदलाव है, किस में बदलाव है ये भी ढूंढने की जरूरत है। और अगर यादव बदले गए से अगर हम मान ले तो इसको भी समझना पड़ेगा कि कारपोरेट फंडिंग के माध्यम से, मीडिया के बैकिंग से एंटी एस्टैब्लिशमेंट ओपिनियन बनाकर एक नई पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट खड़ी करना और उसमें ऐसे लोगों को एक साथ बिठाना या बैठना, इसके पीछे और कोई तो काम नहीं कर रहा है। ये भी शोध का एक विषय
आम आदमी पार्टी के माध्यम से उभर कर आता है। आम आदमी पार्टी में यह भी कहा जाता है कि हम दूसरी कोई आइडेंटिटी को कतई स्वीकार ही नहीं करते। जैसे कि दलित या सोशल आइडेंटिटी है, आदिवासी या सोशल आइडेंटिटी है, माइनॉरिटी एक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी के ऊपर ही आम आदमी की आइडेंटिटी है और वही एक आइडेंटिटी हमारे लिए काफ़ी है। अगर हम देश का इतिहास थोड़ा उठाकर देखें तो देश में समय समय पर यह सोशल आइडेंटिटी के कारण कई संघर्ष खड़े हो गए हैं। महात्मा फुले से लेकर आज तक के ज़माने में कई संघर्ष ऐसे जिसमें सोशल आइडेंटिटी, सोशल असर्टिव मूवमेंट इनका अपना स्थान रह चुका है। कभी कभी ये भी शंका आ जाती है कि कई आम आदमी पार्टी के माध्यम से या ऐसे आंदोलन के माध्यम से या सिर्फ करप्शन जैसे मुद्दे को लेकर देश में आंदोलन खड़े करके मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोगों के जो सोशल इश्यूज बेस्ड एजिटेशन से, आंदोलन से, मूवमेंट है, इसको तो कहीं साइड पे किनारा करने का एक तो कोई नया जरिया भारत में कुछ लोगों ने ढूंढा तो नहीं, ये भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी की ही बात हम सीमित कर ले कि नहीं हम आम आदमी की आइडेंटिटी काफ़ी कुछ है, तो झाड़ू सिंबल भी एक आइडेंटिटी है। अब झाड़ू सिंबल चुन के लेना ये भी एक तो सिंबल का प्रतीक है। और वैसे भी आम आदमी पार्टी सिंबॉलिज्म की पॉलिटिक्स बहुत करती है, तो सोशल आइडेंटिटी के बारे में वो नहीं कह सकते कि सिंबॉलिज्म नहीं है। अगर इलेक्शन सिंबल ले ले तो फिर सिंबॉलिज्म आता है, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं, झाड़ू तो गंदगी को साफ सफाई करने का माध्यम है, एक टूल है, इसलिए हमने लिया है। लेकिन ये भी भारत की कड़वी सच्चाई है कि भारत देश में दलित समाज के कुछ वर्गों के लिए झाड़ू अपनी रोजनीति, जिंदगी के काम करने का एक माध्यम है। भले उसमें डिग्निफाइड लाइफ नहीं है, लेकिन उनके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। खास करके हमारे साफ सफाई कर्मचारी लोगों के साथ जुड़ा है, समाज के साथ जुड़ा है, इसलिए तो झाड़ू आप ले सकते हैं। लेकिन कोई कहेगा नहीं कि राजनीति में भी करप्शन और बैड गवर्नेंस की गंदगी, इसको साफ करने के लिए झाड़ू चाहिए। तो हम पूछते हैं कि झाड़ू एक सिंबल तो होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे अगर हम थोड़े से चले जाए तो झाड़ू चलाने वाले लोगों की मानसिकता और उनका मानसिक पुनर्वसन करने का जो अम्बेडकरी आंदोलन का पैगाम है, उसको थोड़ा आगे लेकर आम आदमी पार्टी कहीं लेके नहीं जाती है, ऐसा दिखती भी नहीं है। कारण इसलिए है कि दिल्ली सरकार में एक मंत्री है राकी बिड़लान नाम की, वो मंत्री वो दलित समुदाय की आती है, दलित समाज से आती है। और जब वो मंत्री बनी तो उनकी मदर भी, उनकी माँ भी एक सफाई कर्मचारी है। और वो आज भी कहते हैं कि अगर मेरी बेटी मंत्री भी बनी है तो भी मैं सफाई कर्मचारी का काम नहीं छोड़ दूंगी, मैं तो ये जारी रखूंगी। अब जब ऐसे स्टेटमेंट आते हैं तो ये सवाल खड़ा होता है कि आपके माध्यम से कौन सी शुचिता की राजनीति हो रही है, कौन सी सभ्यता की राजनीति हो रही है, कौन सी बदलाव की राजनीति हो रही है, क्या सिर्फ सिंबॉलिज्म की पॉलिटिक्स हो रही है। हम इस बात को इसलिए कहना चाहेंगे कि दलित पिछड़ों के समाजों में, लोगों में अम्बेडकर का एक मॉडल है, एक रिहैबिलिटेशन मॉडल है, एक एम्पावरमेंट का मॉडल है, एक लिबरेशन का मॉडल है। और दूसरी तरफ गांधी जी का, जगजीवन राम का एक स्टेटस को सिस्टम का एक रिफॉर्मिस्ट मॉडल है। अम्बेडकर का एक 100% लिबरलाइज एंड एम्पावरमेंट सिस्टम का मॉडल है। तो गांधी जी और जगजीवन राम जी का, ऐसे लोगों का अपने सिस्टम में खुश रहने का एक दूसरा मॉडल है। और उस मॉडल को आप कुछ भी कहे, चैरिटी की व्यवस्था बना दो, दरिद्री नारायण कह दो, या ऐसे कुछ माध्यम से उन लोगों को अपने सिस्टम में खुश रखने का काम गांधी से लेकर आज तक हो रहा है। कई आम आदमी पार्टी भी तो उसी में नहीं लगी है। ये भी एक आखिरी सवाल आता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार कहते हैं कि हम सेवा की राजनीति करते हैं। अब सेवा की राजनीति तो गांधी भी कहते थे हम सेवा की राजनीति कर रहे हैं। वो इधर रायगंज सिद्धि में बैठे हुए अन्ना, वो भी कहते हैं सेवा की राजनीति करते हैं। और अगर आम आदमी पार्टी भी कहे कि हम सेवा की राजनीति करते हैं, तो इससे साफ साफ है कि वो तो बदलाव की राजनीति नहीं चाहती, एक ढांचे को बदलना नहीं चाहती, उसी ढांचे के अंदर रहकर थोड़ी बहुत साफ सफाई कर कर, पेन किलर जैसी दवाई देकर यहाँ के लोगों को दर्द अगर कम करना चाहती है, तो बदलाव की राजनीति ये आपका कोई एजेंडा नहीं है। इस बात को बताने के लिए किसी विशेषज्ञ, किसी
स्कॉलर या रिसर्चर की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात साफ हो जाता है कि आपका जो भी है, आम आदमी पार्टी का जो भी अभी चल रहा है या आने वाले दिनों में वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी वो कुछ नकलें कर रहे हैं, जैसे 1 वोट 1 नोट। ये तो बीएसपी कांशीराम जी का पुराना फॉर्मूला है, उसको वो अब रिपीट करने के चक्कर में, वही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पे भी रिपीट करने के चक्कर में लगी है। तो कई ऐसे लोग हैं कि ऐसा नहीं कि इन्होंने सारा इनोवेटिव पॉलिटिक्स करने के शुरू की है। इनोवेटिव तो बिल्कुल नहीं है, विद इन द सिस्टम एक थोड़े नए ढांचे से, नए सिर से, और with the backing from the corporates, with the backing from the crony capitalism system, with the backing from the social media, with backing from the print and electronic media, NRIs, white collar Indians, इनके माध्यम से इनको एक बड़ा भारी भरकम एक समर्थन मिलता है और इसलिए ये सफल होते नजर आते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ये कितना साल तक टिक सकेंगे और अपने एजेंडा पर कायम रहेंगे, कायम ही नहीं बल्कि सफलता हासिल करेंगे, ये एक बड़ा सवाल भविष्य के पेट में अभी भी है और हमें उसका इंतज़ार करना होगा।